वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में 3 अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगा दिया गया है, पाकिस्तान और भारत पर असरात क्या होंगे इसके ऊपर हम थोड़ी सी अपडेट देंगे। दूसरे नंबर पर जो हम बात करेंगे, जो कि हम पहले नंबर पर बात करेंगे, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं हुई हैं मगर गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारियां होंगी नहीं होंगी, और इस सारे फैसले के 5 अगस्त को जो एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान करता, उसके ऊपर असरात क्या होंगे इसके ऊपर भी बात होगी। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कायद आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात के हवाले से, पर्टिकुलरली 29 तलबा के बारे में जिनको आज रिहा कर दिया गया है। लेकिन इस हवाले से कल एक अफसोसनाक वाक़या भी रूनुमा हुआ जो कि ज़िली अदालतों में हुआ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़खर, आप ठीक हैं? शाजी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। फ़खर, मैं ठीक हूँ। क्विकली सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। बहुत बड़ी खबर है, और जिस तरह के पहले से ही एंटीसिपेट हम करते रहे, इसी इधर प्रोग्राम में भी गुज़िश्ता 1 साल से हम करते रहे कि इन सबको सज़ाएँ हो जाएंगी। तो पहले तो ये बताएं ना किस किस को सज़ाएँ हुई हैं, और फिर अगली बात करते हैं। शाजी, इसमें जो फैसलाबाद की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसकी तरफ से ये 2 मुख्तलिफ मुकदमात थे 9 में से रिलेटेड, और टोटल कोई 185 लोग थे जो इसमें नामजद थे, जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद की गई थी। तो 185 में से 108 लोगों को सज़ा सुनाई गई है। उसमें जो मेजॉरिटी है उनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है, और जो सबसे मिनिमम सज़ा है ना वो 3 साल है, और वो एक शख्स को, ये और उसका नाम है जुनैद साई। और ये उसके अलावा जो 10-10 साल सज़ा हुई है ना, उसमें शाजी बड़ा हैरान कुन है कि कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं उनको 10 साल की सज़ा सुना दी उमर गई। अयूब, उमर अयूब। सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज, उनको सज़ा सुना दी गई है। उसके साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो कि अब मौजूदा PTI है, उसके सरबराह साहिबजादा हामिद रज़ा, उसको 10 साल सज़ा सुना दी गई है। साथ साथ जो जरताज गुल हैं उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। ये तो वो चंद सरकर्दा नाम हैं जो कि नोन है पॉलिटिक्स और उसके हवाले से। जो लोग जिनको सज़ा नहीं हुई उसमें अगर मैं आपको बताऊं, एक शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे ज़ैन कुरैशी, उनको सज़ा नहीं हुई, उनको बरी कर दिया गया है। साथ साथ जो फवाद चौधरी हैं उनको भी सज़ा नहीं हुई, उनको भी बरी कर दिया गया है। तो ये आज जो हुआ है, लेकिन ये इसके आगे मज़ीद जो असरात हैं वो होंगे। फ़रूख हबीब को सज़ा हो गई है। फ़रूख हबीब का नाम मैंने नहीं पढ़ा इसमें जो फैसला में, फ़ैसले की कॉपी तो दरअसल मैंने देखी नहीं। जो मीडिया ने अब तक रिपोर्ट किया उसमें फ़रूख हबीब का नाम भी नहीं है। तो ये दरअसल ये था, 2 जो मुकदमात थे, एक उसमें ये था जो ISI का वहाँ पे एक ऑफिस था उसके ऊपर जो तोड़ फोड़ की गई थी और अटैक किया गया था उसमें है, और एक और 9 में से जो मुकदमात थे उसमें से एक था। अब मज़ीद जो केसेस का फ़ैसला होना है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना शाहजी, वो होगा GHQ हमला केस। उसमें भी बड़े बड़े नाम हैं जो कि नामज़द हैं, ख़ास तौर के ऊपर जो उनमें सरकर्दा जो रहनुमाओं में और जो एक डायरेक्शन सेट करेगा खैबर पख्तूनख्वा में, वो है अली अमीन गंडापुर। वो की एक्यूज़ में से है जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद की गई थी। वो GHQ हमला केस में नामज़द है। उसका फ़ैसला आना है, वो क्या उसका वो होगा, उससे खैबर पख्तूनख्वा की जो पूरी एक डायरेक्शन आगे फ्यूचर की वो सेट होगी। अब मुझे ये बताएं पहले कि ये लोग, आपने देखा वो मलिक अहमद भुच्चर को और उनको सज़ा हुई, वो गिरफ़्तार नहीं हुए। फिर यहाँ से जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की लाहौर से कुछ लोगों की हुई, उसमें से भी, और फिर अब फैसलाबाद के ये आज सज़ा तो हो गई है लेकिन गिरफ़्तारी कोई नहीं हुई। मुझे ये बताएं ये कहाँ जा रहे हैं ये सारे लोग, और गिरफ़्तारियाँ क्यों नहीं हो रही? फ़खर, बहुत अच्छा सवाल है। फ़खर, ये तमाम के तमाम लोग पहले से एंटीसिपेट कर रहे थे, पहले से इनको पता था कि ये सज़ाएँ हो जाएंगी। आज जब अदालत लगी फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की, तो तरीक़ाकार ये होता है कि तमाम मुल्ज़मान को नोटिस जारी किया होता है कि आपने इस डेट को यहाँ पर पहुँचना है। नोटिस सबको जारी थे, मगर वहाँ पर ये जितने भी बड़े नाम हैं कोई भी नहीं आया। जो जूनियर छोटे लोग थे, गरीब लोग, गरीब वर्कर्स, वो वहाँ पर थे, और वो वहाँ से कुछ गिरफ़्तार भी हुए। बड़ा कोई भी नहीं आया। सारे के सारे आज से 3-4 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा जा चुके। ये जितनों के नाम आपने लिए ना, आपने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, नेम एनीबडी, ठीक है, ये सारे ऑलरेडी जा चुके। और मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि फवाद चौधरी जो है
ये भी एक एहतियात कर रहे थे। अच्छा, जिनको सजाएं यानी कि आपने तो कराई है ना ये? नहीं भी हुई, वो भी एहतियात कर रहे थे। फवाद भी, जैन कुरैशी भी, और भी बहुत सारे लोग, ठीक है। 77 लोग हैं जिनको सजाएं नहीं हुई, ठीक है। तो सब एंटीसिपेट यही कर रहे थे। फवाद की जो आपने बात बताई कि इनको सज़ा नहीं हुई, इन्होंने एक पूरा, फवाद चौधरी ने एक एविडेंस दिया था अपनी कॉल डाटा का, कॉल लोकेशन, सीडीआर दी थी पूरी, सीडीआर दी थी। फिर ये उस रोज़ गालबन यहाँ पर किसी तकरीब में मौजूद थे, उसके एविडेंस दिए थे इन्होंने कि मैं उस वक्त मौजूद ही नहीं था। जैन कुरैशी ने भी इसी तरह की अपनी एविडेंस दी हुई है। और लेकिन वो तो शिबली फराज और वो भी उधर मौके पे मौजूद नहीं थे। जी हाँ। अच्छा, अब दो बातें हुई हैं, जैन कुरैशी और फवाद एट द सेम टाइम, आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट से भी ज़ाहिर है इनका रब्ता है। फवाद की तो एक ओपिनियन है, और वो तो शाहजी एस्टैब्लिशमेंट से तो शिबली फराज का भी आपने बल्कि रिपोर्ट किया था। जी बिल्कुल, मैंने रिपोर्ट किया था, और बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको भी पता है, ये कोई छुपी राज नहीं है, सबको, पीटीआई को भी पता है। लेकिन फ़खर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जो खुफिया इदारे होते हैं ना, ये कभी किसी के नहीं होते। अच्छा, ये आप तो ये बात कर रहे हैं ना, मैं अब नाम लेके बता रहा हूँ कि मुझे साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो है, आज थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट बात है, साहबजादा हामिद रज़ा साहब के करीबी लोगों ने मुझे बताया कि साहबजादा साहब के जो चाहने वाले हैं, या वो खुद उनकी तरफ से पैसे, और वो भी उनकी तरफ से कुछ लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, अच्छा, कि उनको सजा ना हो, ज़रा बचने के लिए करते हैं लोग। तो मैं वो शुगल कर रहा था, मैंने कहा सजा तब भी हो जानी है। असल में ये जो लोग ये जो खुफिया इदारे हैं, ये आपको अपना एसेट बनाते हैं, आपसे काम लेते हैं हमारे यहाँ, लेकिन जब ऑर्डर आ जाए ना कि सजा देनी है, तो फिर नहीं शाहजी, खुफिया इदारे एसेट बनाते हैं और ये बनते भी हैं, लेकिन खुफिया इदारे ये तो नहीं कहते ना कि आप हमारे घर पे आके फिर अटैक भी कर दो। नहीं, वो तो नहीं कहते ना इस केस में। तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि वो फिर शिबली माफी फराज नहीं की बात की, आप देखें ना, शिबली फराज का मैं आपको शायद पहले भी हम बात कर चुके हैं। शिबली फराज तो थ्रू आउट, आपको पता है शिबली फराज ने पीटीआई के कई बंदों को गिरफ्तार भी करवाया, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात पीटीआई के हलकों ने खुद कही है, पीटीआई ने खुद कही है। ये आपने वाकया सुनाया था कि जो गिरफ्तारियां हो रही थी कि इसका क्या करना, उन्होंने कहा कि छाड़ दिया। इस्लामाबाद के एक पुलिस अफसर को फ़ोन आया, हमारे खुफिया इदारे का, 9 मई के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आईएसआई के किसी अफसर से वो बात हो रही थी। मुझे पता है, ये फर्स्ट हैंड अकाउंट पता है, मैं वो नहीं डिटेल बताता। तो वो बात हो रही थी कि आप फ़लाँ को भी गिरफ़्तार करें, फ़लाँ को भी गिरफ़्तार करें। ये उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे और वहाँ पर उनको गिरफ्तार होने की बात हो रही है, ये एग्जैक्टली उस दिन की बात है। तो वो जो पुलिस अफसर था, उसने कहा कि सर वो हम गिरफ्तार कर लेते हैं, वो शिबली फराज भी घर पे ही है। अच्छा, वो स्पेशल ब्रांच ने पुलिस को इतला देती है, तो उधर से आने नहीं, उसे नहीं गिरफ्तार करना, अपना ही बंदा। अच्छा, ये अब ज़रा हम इस्लामाबाद में, तो इसका मतलब है ये सजा मिल गई है, अपने बंदों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। अच्छा, अब अगली बात है कि अब आगे क्या होगा। अब देखिए, गिरफ्तार तो कोई नहीं हुआ, सारे के सारे खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए। अब मुझे जो पता है कि ये वहाँ पर जाके अदालतों में जाके मुख्तलिफ प्लीज लेंगे, बेल करवाएंगे, सजाएं मुअत्तल करवाएंगे। अच्छा, और जिन जिन के कनेक्शंस हैं, जो प्लग्ड हैं, ये शिबली फराज भी, मैं जो बात करता हूँ, और अगेन कोई ज़ाती दुश्मनी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली ये बात कर रहा हूँ। वो शिबली साहब मुझसे नाराज़ हैं, वो एक अलग एक इशू है कि वो क्यों नाराज़ है। हालांकि मेरी कोई नाराज़गी नहीं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमने किसी से क्या नाराज़ होना। तो ये आप देख लीजिएगा। लेकिन शाहजी देखें, जो आप ज़मानत वाली बात कर रहे हैं ना, जुरिस्डिक्शन का जो मामला होता है, एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो है वो नहीं वो इंटरफेयर कर सकती। ये हो सकता है मैक्सिमम के, एक तो वहाँ पे केपी की पुलिस इनको गिरफ़्तार नहीं करेगी क्योंकि अपनी हुकूमत है, और दूसरी बात ये है कि मूवमेंट के लिए जैसे ये माजी में अभी करते आए हैं, ट्रांजिट बेल लेके ये कुछ कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये प्रोटेक्शन जो है ये तब तक है जब तक अली अमीन गंडापुर इस टाइम चीफ मिनिस्टर है। मैं जो आप ना अली अमीन गंडापुर का भी देख लीजिएगा, तो अली अमीन गंडापुर ने भी आप देख लें, मुझे लगता है कि वो भी फारग हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं उसी पे ही बात करना चाह रहा था। बावजूद इसके कि अली अमीन गंडापुर सिस्टम से जुड़े हुए हैं, रेलेवेंस की बात है ना।
अली अमीन गंडापुर वो है जो कभी खान साहब की तरफ से होके इधर अटैक कर देते हैं और कभी उधर होके उनका काम कर देते हैं। तो ऐसे बंदे जो सारे घरों के होते हैं वो इनको पसंद नहीं है। शाह जी देखें, इसकी बुनियादी मैं आपको वजह बताऊं, जो देखिए माजी में क्या होता रहा, तालिबान के हवाले से पाकिस्तान पे हमेशा इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान ने इनको क्रिएट किया, पाकिस्तान ने बनाया इनको, सब कुछ किया। और उसके बाद जब तालिबान ने ख़ुद पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू किया तो हमारी जो फ़ौज है या जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं वो उन्होंने उनका ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी किया, सब कुछ। तो ये जो आप बात कह रहे थे ना कि ये इन्हीं के जो है वो प्लग्ड हैं और इन्हीं के लोग हैं, वो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमेशा जो नेशनल सिक्योरिटी और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, अगर उनके ऊपर हमला आवर हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि इदारे जो है वो सिर्फ इस वजह से खामोश हो जाएं कि ये हमारे साथ प्लग्ड हैं। या तो इसलिए मैं नहीं समझता कि शिबली फराज हो, अली अमीन गंडापुर हो या कोई दूसरा तीसरा बंदा हो, उनको ये इसमें कोई माफ़ी मिलेगी। या तो दूसरी बात जो मैं कह रहा था एक पहली बात तो ये है कि ये जो पर्चे किए गए, ये मैं अब आपको बताऊं, एक ही मतन है सब 9 मई के पर्चों का। फैसलाबाद में भी वही पर्चा कि ये सारे लोग उधर थे, हालांकि हमें पता है ज़्यादातर लोग वहाँ पर नहीं थे। फैसलाबाद के मुकामी लोग हो सकते हैं वहाँ पर। सरगोदा में हुआ है तब भी ये यही नाम है। वही डिटो कॉपी लाहौर में अगर पर्चा 9 मई का तो यही तमाम नाम उधर भी हैं। इस्लामाबाद में भी मैं चेक कर रहा था 9 मई के मुकदमे में यही तमाम लोग इधर भी नॉमिनेटेड है। भाई एक बंदा एक ही जगह पे हो सकता है ना। अच्छा तो उसकी मैं ये बताता जो हूँ। इंटेंशन है ना प्रोसिक्यूशन की, ये भी कोई आप ये कहें ना कि फेयर है कि आप जो कह रहे हैं कि जी वो उन अदारों पर हमला हो गया या ये हो गया, वो ठीक है, हमला किसी पे भी गलत बात है। लेकिन आप ये कहें कि इधर से कोई इंटेंशन ठीक है कि एक बंदा सारी जगह पे मौजूद है, डबल डबल सजाएं हो रही है, तो ये भी बात ठीक अच्छा इसके मैं ज़रा आपको बता दूँ, जब ये तहकीकात हो रही थी 9 मई के हवाले से, तो जो मुख्तलिफ़ कमेटीज़ बनी थी उसमें से मेरे 1-2 रुकन से बात हुई थी। वो ये कहते हैं कि ये जो 9 मई का केस है ना, ये आपको समझना होगा, ये दरअसल कंस्पिरेसी का केस है। तो जो कंस्पिरेसी में होता है हमेशा रिवर्स ऑर्डर में तहकीकात होती हैं कि जब एक इवेंट हो गया तो उसके बाद उससे लेके और जब ये एक पूरा कंसीव किया गया था, एक पूरी कंस्पिरेसी, तो वो उसमें जितने भी किरदार होते हैं उनके हवाले से वो सारे हमने सीक्वेंस ऑफ इवेंट में ये सारा कुछ करना होता है। तो 9 मई के हवाले से क्योंकि ये एक जो बनाई गई थी, एक जो इनकी तरफ से कंस्पिरेसी बनाई गई थी कि अगर मैं गिरफ़्तार होता हूँ तो क्या करना है आप लोगों ने, उसमें जो फिर कैरेक्टर्स जो ज़िम्मेदारान थे, इन्वॉल्व थे, तो उसके हवाले से अब ये इसमें लीडरशिप तो कोई हर जगह पे तब्दील नहीं हो सकती ना। ये पीटीआई की लीडरशिप तो वही रहनी है। उमर अयूब ने भी वही होना है, वो पाकिस्तान के जिस जगह में चला जाए वो पीटीआई का लीडर है। इसी तरह शिबली फराज है, अली अमीन गंडापुर है, इमरान खान है, वो सारे हैं तो एक ही है ना। तो वो जो इवेंट हुआ था वो तो एक ही जो सिलसिला था ना 9 मई के हवाले से कि इमरान खान गिरफ्तार हुआ है, उसका रिएक्शन देना है। अब उसके रिएक्शन के लिए जो पूरा मंसूबा बनाया गया, इस पे ना जो बात आप फरमा रहे हैं ना, इसके ऊपर अदालतों के ऑर्डर्स मौजूद हैं। मैं अब आपको एक एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ कि यहाँ पर मुकदमा हुआ था, कहीं मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। जब 2014 पे अटैक हुआ था हामिद मीर के ऊपर, जो ज़ाहिर हमारे कुलीग हैं, उसके बाद एक ही डिटो कॉपी के मुकदमे पूरे पाकिस्तान में दर्ज हो गए। बिल्कुल ठीक है। अब मैं उसकी क्या डिटेल में जाऊं, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन दी थी अदालत के ऊपर अदालतों के ऑर्डर्स मौजूद कि हैं एक ही नौयत का अगर कोई क्राइम हो तो उसकी एक ही एफआईआर। तो ये डिफेंडेबल नहीं है, ये जो बात आप फरमा रहे हैं। किसी एक जगह पे हो ना तो ठीक है कि एक जगह पे है, ये नाम आगे जी इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की होगी, ये अपना डिफेंस करें, वो अपना डिफेंस करें, ये हो सकता है। लेकिन ये क्या ये तो मतलब नहीं, मैं ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक ही जगह के ऊपर, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो इवेंट्स हुए थे उसमें लीडरशिप तो सारी एक ही थी, जिसने मंसूबा बनाया या जिसने ये पूरा प्लान बनाया था। की एक एफआईआर एक हो सकती है, ये बिल्कुल होना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन को ये सिर्फ जो इंसदाद दहशतगर्दी के मुख्तलिफ जो शहरों में वो किए गए हैं, या तो उनको सबको एक क्लब कर दिया जाता और एक ही जगह के ऊपर होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल ये जो इसमें जो एक इवेंट्स हुए, इससे तो कोई जो है वो इनकार नहीं कर सकता। जो हुए उससे तो कोई इनकार नहीं है, वो तो टीवी चैनल्स के ऊपर सब ने देखे हैं, खुद लोगों ने पोस्ट किए थे, इन लोगों ने बताए हैं, इनके अपने अकाउंट्स के ऊपर मौजूद है, और उस वजह से ये गिरफ्तार भी हुए, इनकी बहुत सारी गिरफ्तारियाँ ऐसे हुई हैं, इस पर इनकार नहीं है। इन जो मैं जिस बात पे कह रहा हूँ कि मकसद क्या इंसाफ लाना है, तो वो हमें नज़र आ रहा है कि शायद वो मकसद इंसाफ नहीं है। ये सज़ाएं जो हुई हैं ना, ठीक है, हो गई सज़ा,
हो गई सज़ा। अब ये जा रहे हैं उधर KPK में जाएंगे, वहाँ पर ये बेल्स लेंगे, ठीक है, गिरफ्तार तो नहीं हो रहे, और वहाँ पर भी एक छाननी लग जाएगी वहाँ पर भी, ठीक है। हो सकता है किसी को इंटरिम बेल दे दी जाए, तलवार ऊपर रखी जाए कि जी आप ये काम करेंगे। अभी 5 अगस्त को एहतजाज हो रहा है PTI का। आपके ख्याल में एहतजाज होगा या हो रहा है? बाकी मेरा नहीं अभी तक तो कोई अनाउंस ही नहीं किया गया। मेरा नहीं अनाउंस ही है ना, वो तो 5 अगस्त की डेट तो अनाउंस है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना मौसर एहतजाज हो सकेगा। आज एक और वाकया भी हुआ है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी आज, उसको यहाँ पर किसी होटल में इजाज़त नहीं दी गई कि वो किसी होटल में एहतजाज कर सके। रात को मुस्तफ़ा नवाज़ के घर पे पुलिस आती रही है, मैं रात इकट्ठे थे हम मुस्तफ़ा, तो रात को ही इन्होंने प्लान कर लिया हुआ था, इनकी जो ऑल पार्टीज़ की क़यादत है कि अगर हमें किसी होटल में ना दिया गया तो हम कहीं और कर लेंगे। फिर मुस्तफ़ा नवाज़ के घर पे अभी अपोजिशन एहतजाज कर रही है। तो 5 अगस्त का एहतजाज मुझे तो नहीं होता वो कोई इतना ज़्यादा नज़र आया, क्योंकि इतना खौफ और आस है ना, लोग डरते हैं कि मैं गिरफ्तार हो जाएंगे, रोज़ी रोटी का मसला है, माशी हालात ठीक नहीं है, तो कौन गिरफ्तारियाँ देता है। और फिर इमरान खान भी रिहा नहीं हो रहा, या तो है ना कोई टनल के एंड से नज़र आ रही हो कोई लाइट, वो भी नज़र नहीं आ रही। खैर बड़ी लंबी बात हो गई। तो ये छाननी लगेगी खैबर पख्तूनख्वा में, सिस्टम देखिएगा। तो क्या कहें, आप मायूस लग रहे हैं। नहीं, मायूसी तो है, मतलब कोई आइडियल सिचुएशन तो तब भी नहीं है, किसी भी सूरत में हम आइडियल सिचुएशन में तो नहीं रह रहे ना। फ़खर आज नहीं, लेकिन शाह जी आज इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IPRI, उसने एक बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के ताउन से एक बड़ा अच्छा सेमिनार यहाँ पे रखा हुआ था, जिसमें जल ज़ुबैर, हयात, नासिर जंजुआ, एजाज़ चौधरी, बहुत बड़ा, मुशाहिद हुसैन, जनरल आसिफ, वो एडमिरल आसिफ संदेला, एयर मार्शल सईद साहब आए हुए थे, और भी बड़े बड़े नाम आए हुए थे, मैं किसी का कई नाम नहीं ले सका, बड़े बड़े दिमाग आए हुए थे। एक बात पे सारे लोगों का कंसेंसस था कि हाउस भी इन ऑर्डर होना चाहिए। पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है ना, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ, बहुत ज़्यादा, इनको भी इन ऑर्डर होना चाहिए। बाकी आप बाहर की जंगें आप जीत लें या बाहर आप फतह कर लें, लेकिन जब तक आपका घर नहीं इन ऑर्डर होगा, ये मसाइल रहेंगे। तो खैर अगेन ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि कौन नहीं करना चाहता, ये भी एक मसला है। अभी सीधा मेरे ख्याल में उस पर ना चले जाए कि वो टैरिफ अमेरिका ने लगा दिए थे। पहले तो आप बताएं ना, अमेरिका जो है वो एक दफ़ा फिर आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट की सुबह ना, उन्होंने कहा जी मैसिव ऑयल रिजर्व पाकिस्तान को मिल गए, तेल बड़े पैमाने पर निकल आया है और हमने फाइनल कर लिया, अभी कंपनियां ढूंढ रहे हैं जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट देने हैं, और हो सकता है मे बी कि पाकिस्तान, इंडिया भी पाकिस्तान से तेल खरीदे, यानी पाकिस्तान भी इंडिया को तेल बेचे। यही बात है ना, तेल दे और बेचे में दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो बताइए टैरिफ वाली क्या कहानी। अच्छा शाह जी, पहली बात तो ये जो ट्रंप और इमरान खान है ना, ये इनके एक ही जैसी बातें होती हैं। आपको पता है जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, उसने भी ये कहा था कि पता नहीं कोई दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो है गैस का, और उसका हमारे पाकिस्तान में निकला है, आज तक ढूंढते फिर रहे हैं कि वो किधर है। तो ये आज तक जो है पाकिस्तान में पहले भी इस तरह के कई वो लगाए गए हैं या दावे किए गए हैं कि पाकिस्तान में बड़े जो है ऑयल के ज़खायर हैं। नहीं, हमने तो और भाई लोगों ने वो अरबों वाले चुगे जो है ना, वो भी ढूंढना शुरू कर दिए। ऑयल के ज़खायर कहते हैं, भाई हमने तो पानी पे गाड़ी चला दी थी, हमने कहा पेट्रोल की जरूरत गाड़ी चला दी, आगा खालिद साहब और हमारे बहुत सारे एंकर्स जो पानी पे गए, और किसी एक एंकर ने माजरत नहीं की। तो हम जो है ना, ये बस ये अनफॉर्चुनेट है कि लोगों को इस तरह के ख्वाब, और अब तो वो ट्रंप भी दिखाना शुरू हो गया हमारे बारे में। पता नहीं ट्रंप को हमने ऐसा क्या दिखाया आसमानी ख्वाब कि वो भी पाकिस्तान की वाह वाह कर रहा है। बहरहाल शाह जी, ये जो टैरिफ के हवाले से है ना, ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। अच्छा पहले बताएं ना, टैरिफ के हवाले से क्या किया है पहले। पाकिस्तान का जो टैरिफ के हवाले से अभी पूरा ये नहीं बताया गया कि अमेरिका और जो पाकिस्तान के आपस में क्या एक्सचेंज होगा टैरिफ के हवाले से, लेकिन ये इतना जो वजारत ख़जाना की तरफ से बताया गया है कि हमारा ऑयल, मिनरल्स और जो इकनॉमिक कोऑपरेशन और इस तरह की जो फील्ड्स हैं उसमें हमारा आपस में डील हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो भारत है
उसके हवाले से एक बहुत बड़ा सेटबैक आया है। 25% जो टैरिफ है वो लगाया गया। ये 25% एडिशनल है, जो 10% ऑलरेडी बेसलाइन इसकी ट्रंप ने पहले ही वो किया था तमाम ममालिक के ऊपर कि वो अमेरिका चार्ज करेगा। अब इस पे जो भारत के लिए आज उसने जो भारतीय मीडिया है उन्होंने राहुल गांधी से सवाल पूछा, क्या इस इंडियन इकॉनमी डेड इकॉनमी जिस तरह ट्रंप ने कहा है? तो उसने कहा किसी को कोई शक है कि भारतीय इकॉनमी डेड हो चुकी है? किसी को ये शक है कि बीजेपी ने भारत की जो मईशत है उसको तबाह कर दिया है? और किसी को ये शक है कि जो नरेंद्र मोदी की टोटल जो कोशिश है और टोटल जो एफर्ट्स हैं वो सारी की सारी अडानी की जो मईशत को बेहतर करने के लिए और उसकी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए है, अडानी को ही सारे ठेके दिए जाते हैं? तो ये आज जो उनकी अपोजिशन है ये उसको भी रियलाइजेशन है कि जो ट्रंप की तरफ से इक़दामात उठाए गए हैं ये दुरुस्त हैं। और जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात है ना जो इसमें जो ट्रंप वाला दिया है, जिसकी दूररस नताइज निकलेंगे भारत की इकॉनमी के हवाले से, वो इसलिए है शाहजी के भारत जो है वो मेक इन इंडिया का जो एक स्लोगन है और शाइनिंग इंडिया का जो स्लोगन है, जिसकी वजह से उसने मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अट्रैक्ट किया। आप देखें जो एप्पल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादातर अब जो China+1 की जो पॉलिसी है उसके तहत अब एप्पल के जो फ़ोन है आईफोन वो यहाँ पे अब भारत में बनना शुरू हो गए थे। ये अब अगर आप 10% बेस लाइन वाला और 25% दूसरा, ये 35% टैरिफ के साथ आईफोन जाएगा, तो ये एप्पल जो कंपनी है उसको कितना बड़ा नुकसान होगा। तो अल्टीमेटली वो यही सोचेगा कि वो किसी निस्बतन जो कम टैरिफ वाला मुल्क है उसमें अपना ये सारा शिफ्ट कर दे टेक्नोलॉजी और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। तो ये इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में जो ख़ासतौर के ऊपर इस तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। दूसरा जो इंडिया की अपनी होम ग्रोन जो इंडस्ट्री है और जो उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो ख़ास तौर पे आप टेक्सटाइल का देख लें कि वो अगर पाकिस्तान के साथ compete करता है इंटरनेशनल मार्केट में, पाकिस्तान का टैरिफ है 10 या 15% और इंडिया को जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर 35% लगता है, तो ऑब्वियसली फिर इसमें पाकिस्तान विनर के तौर के ऊपर होगा। तो ये दोनों सूरतों में मल्टीनेशनल और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी सूरत में भी भारत को ये नुकसान हुआ है और उनकी अपनी लोकल इंडस्ट्री के हवाले से भी नुकसान हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका सबसे बड़ा जो है वो एक कंज्यूमर मार्केट के तौर के ऊपर, हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारी जो मसनूआत हैं ऑलरेडी जो है टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की 5 से 7 अरब डॉलर की ये इसमें जो आप वो एक आपको वो बन गया है, पूरा पोर्शन बन गया है कि आप पाकिस्तान उसमें मज़ीद बढ़ा सकता है जो अपनी मसनूआत के हवाले से और एक्सपोर्ट्स को। तो ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री तो इतनी ज़्यादा है नहीं, जो है थोड़ी बहुत उसको भी पहले कम्पीट करना पड़ता था भारत के साथ, वियतनाम के साथ, बांग्लादेश के साथ। अब ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान का जो टैरिफ है वो इन ममालिक से कम होगा, तो उससे जो है ये पाकिस्तान को फ़ायदा होगा एटलीस्ट जो अल्टीमेटली बाद में। और दूसरी बात जो माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से या ऑयल के हवाले से अल्लाह करे कोई निकल है, हमारा तेल निकल है, फ़ायदा होगा, फिर तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये शाजी एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं समझता हूँ भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है और ये भारत खुद भी रियलाइज़ कर रहा है। उनका मीडिया अगर आप उनको देखें तो ऑब्ज़र्व करें तो यार मैं तो एक लाइन बोलूँगा, मैं कहूँ काश हिंदुस्तान की जो क़यादत है मौजूदा, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बाकी लोग, वो इस ख्याल से बाहर निकले हैं कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। काश वो अपने क्यों वो अपने नहीं, मैं वही कह रहा हूँ नहीं, आपको क्यों ये वो कहने की ज़रूरत, अगर वो नहीं करता तो क्या पाकिस्तान कोई डेस्परेट है? या डेस्परेट नहीं है, मैं तो एज ए कंसर्न सिटीजन ऑफ साउथ एशिया बात कर रहा हूँ कि ये इस खित्ते के अमन के लिए और अपना नुकसान हो रहा है, उनको नुकसान हो गया है। और हम तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान में तो लोग खुश होंगे जी नुकसान हो गया उसको, लेकिन ओवरऑल नुकसान जब किसी भी खिते में किसी एक बड़े मुल्क का भी होता है ना तो उसके असरात बाकी मुल्कों पे भी पड़ते हैं। हमारे उनके साथ दरवाजे बंद हैं, ट्रेड नहीं हो रही, नुकसान है ना हमारा। बाकी किसी या ईरान के ऊपर अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, ट्रेड नहीं हो रही, ईरान तो हमारा दोस्त है, नुकसान किसका हो रहा है? खिते का हो रहा है ना, ट्रेड नहीं हो रही। अफ़गानिस्तान में टेररिज्म का मामला था, उसके ऊपर अभी एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, जो पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक मायदा हो गया कि ट्रेन चलाएंगे, लेकिन दहशतगर्दी की वजह से नुकसान हो रहा है। तो जब किसी भी खित्ते में कोई भी गलत पॉलिसी अपनाए या जिस तरह की पॉलिसी, जिस पॉलिसी ने हिंदुस्तान को आज यहाँ पर पहुँचा दिया है, हिंदुस्तान को तो सबसे पहला बड़ा नुकसान है। लेकिन हमें उस एतबार से फ़ायदा नहीं है। अगर वो अपनी भी पॉलिसी ठीक करेंगे उनको भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। तो मैं एज ए सिटीज़न बात कर रहा हूँ, बाकी तो नहीं। शाहजी देखें, इस टाइम जो भारत के अंदर माइंडसेट
तैयार किया है ना ये पिछले 11-12 साल से मोदी गवर्नमेंट और उससे पहले भी, तो वो माइंडसेट ऐसा एंटी पाकिस्तान उन्होंने तैयार किया है जो उनकी आने वाली नस्लें हैं ना वो वो भी पॉपुलर नहीं रहा अब। नहीं वो हो या ना हो, वो अब भी पॉपुलर है। पाकिस्तान के बारे में कोई भी वहाँ मुस्बत चीज़ नहीं सुनना चाहता। भारत अच्छा के चले, अंदर खैर इतना टाइम मिलता नेगेटिव है। माइंडसेट तैयार कर लिया गया है, वो पाकिस्तान के बारे में कुछ सुनना तक नहीं चाहते, Let us see। पॉजिटिव हो या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी ये जो कोई जो सीनियर पत्नी जो हमारे रिटायर्ड जो क्रिकेटर्स होते हैं उनकी कोई लीग हो रही है यूके के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलना इनकार कर दिया है। वो ज़रा तो सरकार को खुश करने के लिए। सरकार को हो या आवाम को, उनकी पब्लिक भी इसी तरह की जो है ना वो माइंडसेट के साथ नहीं, नहीं, मेरे इतना ख्याल में। नहीं शाह जी, ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि भारत के अंदर पाकिस्तान के हामी सोच कम रखने वाले लोग कम हैं और पाकिस्तान मुखालिफ ज़्यादा, इतना ज़्यादा जहर भर दिया अच्छा, गया इन लोगों के अंदर। फ़खर भाई मैं एक अर्ज़ करूँ। हाँ मुझे पता है ये बात जो मैं करूँगा शायद हमारे पाकिस्तान में भी इतना ना अच्छा लगे, उधर भी ना अच्छा लगे, लेकिन मैं अदब से कहूँगा। देखिए, एक तो फ़खर भाई, हिंदुस्तान का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है, एक बात ये रहा। अच्छा और हिंदुस्तान का मतलब बीजेपी भी नहीं है, अच्छा और हिंदुस्तान का मतलब या कोई और कांग्रेस जमात करें तो वो भी नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है जिसमें 1.5 अरब आबादी के लोग रहते हैं, और मैं चूँकि वहाँ पर गया हुआ हूँ, मैंने वहाँ पर हिंदुस्तान के लोगों की मोहब्बत रिसीव की हुई है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब हमारी ये पॉलिसी में भी हमारे में मसला है, हमारी पॉलिसी मेकिंग में भी मसला है कि ये हिंदुस्तान को मोदी साहब के एंगल से, लेंस से देखते हैं। मैं आपको ठीक बताऊँ है? इसका तो काउंटर। मैं ये कह रहा हूँ हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें हैं। अब हुआ ये है कि ये वाली जो आवाज़ें हैं ना, कि हमने बात नहीं करनी, या ये सोच, नफ़रत वाली सोच, ये आवाज़ें वहाँ पर हैवी हुई हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी आबादी है असल में ना, एक जो शरीफ लोगों में ना एक खामी है, वो बोलते नहीं है, वो इज़हार नहीं करते, और उनकी तादाद ज़्यादा होती है। जो किसी भी सोसाइटी में जो चेंज करने वाले अनासर होते हैं वो सिर्फ 5% होते हैं, बाकी 95% जो होते हैं ना वो खामोश होते हैं, या कुछ लोग फैन सिटर होते हैं। बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पर जो पाकिस्तान से नफरत नहीं करती है। पाकिस्तान के ड्रामों ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया है, पाकिस्तान के और साफ भारत इमेज की ने, फिल्मों ने जिस तरह पाकिस्तान का इमेज के खराब म्यूजिक किया ने है, बड़ा रोल और प्ले जिस तरह किया। भारत की फिल्मों ने पाकिस्तान का इमेज खराब किया, कोई आपको ये नहीं, अंदाजा है? वो बिल्कुल अंदाजा है, बिल्कुल अंदाजा है, लेकिन क्या वो ख़राब हो गया? नहीं, वो तो उनकी तो अवाम में तो परसेप्शन इसी की वजह से ख़राब हुआ है ना कि पाकिस्तानी सारे टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान सारे दाढ़ी रख के, सुरमा लगा के, हाथ में तस्बीह और सर पे जो है वो रुमाल पहन के वो जनाब जनाब करते फिर रहे होते हैं। अच्छा, ये इस तरह का नेगेटिव आपने जो कल्चर प्रमोट किया, जो शाहजी आप बिल्कुल करें, आपको इज़्ज़त भी मिली होगी भारत के अंदर, लेकिन ये एक रियलिटी है। भारत आपका और भारतीय शहरी आपके दोस्त कभी नहीं हो सकते। और इवन मैं आप कह रहे थे ना बीजेपी वाला, कि बीजेपी जो है वो पूरी जो है हिंदुस्तान नहीं है। जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, आप सोशल मीडिया ऑब्जर्व करें, सबसे ज़्यादा वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि हमारी उसके ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे लॉयल्टी के ऊपर। तो वो सरकार नहीं, आम आवाम भी देखें तो वो उनकी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए, और लोगों के जो जिस तरह से आपने देखे हैं कई क्लिप्स आए हैं, और जय श्री राम के नारे लगा दो, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा लो, ये जिस तरह से एक खौफ का फिजा पैदा की गई है, तो उसके बाद पाकिस्तान से नफरत करना हर भारतीय की, शहरी की, ये एक उसमें चला गया। ये यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं, पाकिस्तान का जब भी आते, मैं के मुखालिफ नारे लगाते हैं, हम टीवी पे बड़ा हाईलाइट करते हैं। ये जो मीडिया है ना, ये भी पूरी बात तो नहीं। शाह जी, यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया हो, हमेशा उसने प्रमोट किया है। ज्योति मल्होत्रा जैसे भारत के कोई भी आते हैं यहाँ पे, जो उनके लेके उसको मरवाए, मैं नहीं मरवा रहा, वो जितने भी भारत से यात्री आते हैं आप देखें, और वो वापस जाके क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी और भारत के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे लोग पाकिस्तान में जो भारतीय आते हैं उनसे चीज़ों की कीमत नहीं लेते, इतना ज़्यादा प्यार करते नहीं है शाह जी, बिल्कुल भी नहीं है शाह जी। बस आपको पता नहीं कोई भाई, एक पता क्या, मैं शाह जी, ये एक फैक्ट है, भारतीय पाकिस्तान से नफरत करते हैं। ये आपको मानना होगा। फ़खर जी, मैं बड़े अदब से, मैं नहीं समझता हूँ कि जिस तरह की बात आप कर रहे हैं उस तरह है, और मैं ये भी नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तानी उनसे नफरत करते हैं। नहीं, पाकिस्तान तो नहीं करता कभी भी। यानी मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली वो बात कर रहा हूँ जिस पे मैं बिलीव करता हूँ। आप जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिस पे आप बिलीव करते हैं, कोई स्क्रिप्टेड बात तो नहीं है। और मैं एक ह्यूमन बात करता हूँ कि यार वहाँ पे भी इंसान बसते हैं, यहाँ पे भी बसते हैं,
और दोनों इंसानों में एक ताल्लुक है। ये जो नेगेटिव अनासर है ये हमारे यहाँ भी है और उधर भी है। नहीं, भारत में मेजॉरिटी है, थोड़े हैं, ये थोड़े हैं। तो मेरा ये ख्याल है और मेरी ख्वाहिश है, और मैं कहूँगा एक तो मुझे भी वीज़ा दे और एक फ़खर को भी वीज़ा नहीं दे। यार, मुझे ठीक है, नहीं है। नहीं, you, why not? मुझे Why जाने का not? नहीं है शौक, बिल्कुल Why भी नहीं है। not? जहाँ नहीं, पे why देखें not? आप There are आपकी neighbor, ठीक है? शाह जी, जहाँ पे आपको जो है ना एक बराबरी की सतह पे ना देखा जाता हो, मैं जहाँ अर्ज़ पे ये करता हूँ, आपको रिस्पेक्ट ना मिलती हो, तो ऐसी जगह पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं फ़खर जी होता। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आपको रिस्पेक्ट ना मिले तो जो जुर्माना आप कहेंगे मैं दूंगा, ठीक है? एक बात कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि ये सबसे पहले जो वो ट्रंप साहब ने शुरू किया था ना कि जी मैंने दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को भेजने का फैसला किया, खाने पे भेजेंगे। अभी तक वो रेस्टोरेंट नहीं मिल पाया जिस पे मोदी साहब और शहबाज शरीफ साहब जा तो सके। शायद अगले महीने चाइना में कोई हो नहीं जाए नहीं, तो वो है। तो ऐसी हुआ है ना। लेकिन मैं ट्रंप साहब ने कहा था ना, मैं तो ये कहता हूँ आप यूँ करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट रिवाइव करें। मैं ट्रंप साहब को भी हम कहेंगे कि वो भी इसमें रोल प्ले करें, वो जो भी पाकिस्तान हिंदुस्तान के कामन दोस्त हैं। और मेरी ख्वाहिश आप जाएं, हम जाएं उधर, और उधर से लोग आएँ, खुद देख लें। जो मैंने एक बात खुद देखी हुई है ना, तो जो सीइंग इज़ बिलीविंग, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने मुझे कोई उन्होंने पैसे तो नहीं दिए या कोई मेरा मफाद तो नहीं है, मैं कारोबार भी नहीं करता उधर, तो मैं क्यों एक बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि खून जो है सुर्ख है उधर की लाइन के, वो उधर तो का पूरी भी दुनिया में और सुर्ख इधर है। भी है। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, इमीडिएट है, चेहरे के रंगत भी वही है, जज्बात भी वही है, मोहब्बत भी उसी तरह है, नफरत भी उसी तरह है, उसी तरह के जज्बाती हिंदुस्तान में उसी तरह के मारे इधर है। खैर इस पे बात होती रहेगी। चलें लोकल पे आते हैं ज़रा। मुझे ये बताएं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में देखा है हमने 2 दिनों से, पिछले ये मामला काफ़ी शदीद होता जा रहा था। ये मामला है क्या, और क्या ये ख़त्म हो गया है या नहीं हुआ? अच्छा फ़खर, इसमें कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से, बल्कि कुछ दिन पहले से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स को खाली करा रहे थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो एक पूरा तनाज़ा बना हुआ था। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का ये कहना था कि जी जो इलीगल स्टूडेंट्स रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ये भी कहती थी कि बाज़ स्टूडेंट्स ने तामीरात की हुई हैं, कुछ ने कहा जी AC लगाए हुए हैं। अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, गरीब लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी कम पैसे लेती है। बाज़ लोग समर की जब वेकेशंस होती हैं तो नहीं जाते, और समर में हॉस्टल बंद नहीं होता क्योंकि बच्चों ने अपने कोई एग्ज़ाम तैयार करने होते हैं, वो रह जाते हैं। इस बार उन्होंने कहा जी हमने हॉस्टल खाली कराना है। उस पर एक तनाज़ा हुआ, स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया, सिफारिशें करवाईं। इस्लामाबाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के कहने पे 29 के करीब जो तालिब इल्म है उनको गिरफ़्तार कर लिया। कल उनको परसों उनको शायद गिरफ़्तार किया, तो कल उन्हें अदालत के सामने पेश करना था, वो पेश नहीं कर रहे थे। कौन थे स्टूडेंट वो मुख्तलिफ थे, सिंध से ताल्लुक़ भी रखते थे, खैबर पख्तूनख्वा से भी ताल्लुक़ रखते थे और बलूचिस्तान से भी ताल्लुक़ रखते थे। अच्छा वहाँ पर यूनिवर्सिटी मुरीद अब्बास साहब है लोकल जज, उनकी अदालत में यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी हैं कर्नल रिटायर्ड नदीम, वो आए और उन्होंने कहा कि जी ये जो बच्चे हैं ये इधर रहते हैं तो रात के वक्त लड़कियां लड़कों के साथ गाड़ियों में अंधेरी जगहों पे जाती हैं। मतलब उन्होंने कोई करैक्टर, अब देखिए ये बात कह के उन्होंने तमाम जो बच्चियां पढ़ती हैं इस यूनिवर्सिटी में सबके करैक्टर पे उंगली उठा दी और इस तरह की कोई बातें की। उन अदालत बर्खास्त जब हुई तो कर्नल रिटायर्ड साहब जब जाने लगे तो पीछे से किसी वकील ने अच्छा काम नहीं किया, उन कर्नल साहब को हिट किया, थप्पड़ एक बहुत जोर का लगाया, विच इज़ रॉन्ग। और बाहर निकले तो वो झगड़ा हो गया, वकील सारे इकट्ठे हो गए और उन कर्नल साहब को ज़दुकोब किया गया। उन कर्नल साहब के एक वकील हैं ज़हूर साहब, ज़हूर एडवोकेट साहब। ये वकील कौन थे जिन्होंने ज़दुकोब किया? ये वहीं पे वकील इकट्ठे हो गए। कौन थे? नौजवान वकील थे। आप मैं अभी वीडियो भी दिखा देते हैं, आप देखें वो सारे वकील। और फिर अच्छा, और फिर ये केस के कोई किसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? ये सारे केस को एक दो ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। तादाद आप देखें तो हैरान है, ये वीडियो साथ साथ चल रही है, आप देखें ना तादाद क्या है। अब मैं इस वीडियो की आवाज़ अगर ऑन कर दूँ ना तो आप हैरान रह जाएंगे, नारे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना लग रहे, और वो सारे ये समझ लेंगे ये इस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा है, ठीक है। और वकील साहब को, वो जो कर्नल साहब हैं उनको बड़े ज़दुकोब किया गया, अफसोसनाक वाक़या। फिर ज़हूर साहब हैं, वकील साहब हैं, सीनियर वकील हैं, ये कर्नल साहब की
रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। इन्होंने ज़हूर साहब ने उनको बचाने की कोशिश की, ज़हूर साहब ने और उनके साथियों ने उनको भी ज़दोकोब किया गया। अफसोसनाक वाक़या अच्छा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो नारेबाजी कर रहे हैं विच रिप्रेजेंट्स के वकला बरादरी में कितनी ज़्यादा एंगर आ गई हुई है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। ठीक है, मैं आवाज़ आपको मैं वो जो जिस तरह की नारेबाजी है वो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। खैर उसके बाद ये मामला ख़त्म हुआ। इससे पहले एक्चुअली वाक़या ये हुआ था कि तलबा जो तालिब इल्म थे उनको जिस बस पे लाया गया था तो उनको अदालत में पेश नहीं किया गया था, बल्कि बस भगाने की कोशिश की गई थी और एक वकील साहब ज़ख्मी हुए थे जिसकी वजह से वकला को गुस्सा आया हुआ था। हिट कर दी बस जो है वो एक वकील साहब से, वो गिर गए, ज़ख्मी हो गए, तो वकला सारे जो है इश्तियाल में थे। अच्छा। तो जब ये कर्नल रिटायर्ड नदीम साहब आए तो वो गुस्सा उनके ऊपर निकल गया। आज मुरीद अब्बास साहब ने उन जो स्टूडेंट्स को रिहा कर दिया है। 29 तलबा हैं, उनका जो जिसे कहते हैं ना मुचलके, वो पहले पता नहीं 50,000 पर मुचलका लगाया था, इन शॉर्ट 10,000 पर मुचलका लगाया। तो आज छोड़ के मुरीद अब्बास साहब को वैसे पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी अदालत का मेंटेन रखा डेकोरम। बाहर जो भी हुआ लेकिन उन्होंने अदालत में जो काम चीज़ें अपने इंसाफ के मुताबिक चीज़ें पूरी की। तो ये है अफसोसनाक वाक़या है वैसे, लेकिन ये भी नहीं होना जो यूनिवर्सिटी कर रही थी वो भी ठीक नहीं थी, और जो वो भी हुआ है वो अफसोसनाक हुआ। लेकिन इसमें दो और बंदों का नाम भी लें कि हादी और ईमान, हादी चट्ठा और ईमान, उन्होंने वकला बच्चों का जो केस है, लड़कों का केस, उन्होंने आगे बढ़ के लड़ा। कोई आप देखें कोई लड़ते नहीं यार, कौन पूछता है। तो उन बच्चों का जो केस है वो हादी ने और ईमान मजारी ने लड़ा। क्रेडिट गोज टू देम एज वेल। तो फ़खर में हाल में यही है। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।